जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते थे दो धुरिता के अंत के अनुसार उसका अपन ने डिटेल से डिस्कशन कर लिया था। आज अपन इसका पॉलिटिकल साइंस का जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसके अध्याय संख्या 2 के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। उस सत्ता के समकालीन केंद्र में किस प्रकार की क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इससे पहले अपन ने देखा था कि दुनिया दो गुटों में विभाजित हो जाती है, और दो गुट कौन कौन से थे। एक तो साम्यवादी रूस था और पूंजीवादी अमेरिका था। इन दोनों के मध्य कई वर्षों तक वैचारिक मतभेद होते रहते हो जाता है। इन कई वर्षों के संघर्ष के बाद जैसे ही सोवियत संघ रूस का विघटन होता है, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वह पटरी पर आना स्टार्ट होती है। यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोपीय संघ एक यूरोप के देश थे ना, उनका एक संगठन था। इसकी जो स्थापना होती है वो मास्ट्रिक्ट संधि के तहत होती है, जो 1992 को हुई थी। तो यूरोपीय संघ क्या है? एक देश, मतलब यूरोपीय देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना होती है फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि के तहत होती है। प्रारंभ में ये एक सिर्फ आर्थिक संगठन के रूप में था, केवल और केवल व्यापार से रिलेटेड या आर्थिक स्थिति से रिलेटेड कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर ये राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करने लग गया। उसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताओं में ये देख सकते हैं अपन, क्योंकि यूरोपीय संघ के पास अपना खुद का क्या था, एक झंडा था, अपना राष्ट्रगान था, अपना स्थापना दिवस था, अपनी एक मुद्रा थी। अपन कह सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ का संगठन एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा था। 2003 के आते आते इसने अपने खुद का संविधान बनाने का प्रयास भी किया था, परंतु वो असफल हो रहा था। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनने के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा था। और संघ था वह यूरोप के देशों का एक संगठन था। उसका खुद का अपना झंडा था, अपना राष्ट्रीय गान था, अपनी जो क्या थी मुद्रा थी, अपना स्थापना दिवस था। उसने कई वर्ष पहले यानी 2003 के तकरीबन उसने अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था, परंतु वह असफल रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण था कि वो ताकतवर था? क्योंकि यूरोपीय संघ का जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक प्रभाव था पूरे विश्व में। इसकी राजनीतिक स्थिति बेहतर थी, आर्थिक स्थिति बेहतर थी, राजनीतिक स्थिति से बेहतर था, सैनिक प्रभाव के मामले में भी ये बेहतर था। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी, वह 19.35 अरब डॉलर होने का अनुमान होता है इसका। इसके बाद इसकी जो मुद्रा थी यूरो, वह अमेरिका डॉलर के खतरा बनती जा रही थी। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी थी, तो ये भी इसको ताकतवर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य था जो कि फ्रांस था। वह संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी सुरक्षा परिषद है उसका सदस्य भी है, उसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस को स्पेशल पावर मिली हुई है, उसका नाम है वीटो पावर। और उसी वीटो पावर के बदौलत यूरोपीय संघ एक ताकतवर देश था। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की इसके पास सेना थी, और फ्रांस के पास जो कि इसका सदस्य था तकरीबन 335 परमाणु हथियार थे इसके पास। तो ये सारी स्थितियां ही यूरोपीय संघ को मजबूती प्रदान करती हैं। अब इसकी कमियां रही होगी कुछ, तो यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में बताइए। तो यूरोपीय संघ की कमियां क्या क्या थी कि जो देश थे यूरोपीय संघ के, इनकी देशों की अपनी विदेश नीति की और रक्षा नीति आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाती थी बहुत सी बार। जैसे कि अपन उदाहरण देखते हैं, जब इराक पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था तो उस समय ब्रिटेन ने इस हमले का साथ दिया था, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे। तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इनकी आपस की राजनीति में, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इनकी जो विदेश नीति है उसमें ही तालमेल नहीं था। और डेनमार्क और स्वीडन यूरो मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनके देश ऐसे देश थे जो जिसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना होती है, मास्ट्रिक्ट संधि, उसी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था। इसके कई सदस्य देश जो कि अमेरिका गठबंधन के भी हिस्से थे, ये इसको कमजोर करने वाले बातें हैं जो या कम करने की ओर इशारा करती है। अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है आपके कि आसियान के बारे में बताइए, फिर आसियान की स्थापना, उसके उद्देश्य, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताइए। तो आसियान जिस प्रकार यूरोपीय संघ एक संगठन था, उसी प्रकार से आसियान भी एक संगठन है। आसियान का पूरा नाम है आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। जैसे एग्जाम में आपके भी आ सकता है कि
आसियान का पूरा नाम बताइए। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना होती है 1967 में। 5 देशों के द्वारा होती है, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत होती है। और प्रारंभ में इसमें केवल 5 ही सदस्य देश शामिल थे, लेकिन बाद में 5 सदस्य और जुड़ गए। उन 5 सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभ में कौन कौन से सदस्य जुड़े हुए थे इनसे। प्रारंभ में इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर, थाईलैंड। ये प्रारंभ के संस्थापक देश ही मान सकते हैं इनको। इसके बाद में कुछ समय के बाद में इसमें जुड़े ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अब अपन ये कह सकते हैं कि आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। अब अपन इसके आर्थिक उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था आसियान का? तो सर्वप्रथम अधिकतर जो संगठन बनाए जाते हैं वो उसका जो कार्य होता है वो आर्थिक विकास को तेज करना इसका प्रमुख कार्य होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना भी इसका प्रमुख कार्य था। कानून और शासन को सुधारना इसका प्रमुख कारण था अपने क्षेत्र में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कायदे थे उन पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना था अपने क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सिद्धांत अपनाए गए थे उनको लागू करना आसियान का प्रमुख कार्य था। अब आसियान की जो शैली है वो क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, कीर्ति कमाई। इसे आसियान शैली कहा जाता है। मतलब आसियान के द्वारा दुनिया के सामने इस प्रकार की बेहतर प्रणाली पेश की गई जिसके तहत एक तरीके से सहयोगात्मक मेल मिलाप के तहत नया उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया गया। इसी को आसियान शैली कहा जाता है। अब आसियान के 3 स्तंभ है। एक तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इनके अलग अलग कार्य को वही बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और जल्दी से रिवाइज करने के लिए आवश्यक है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई तथा इसके उद्देश्य बताइए। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, अब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपन जो आसियान जो संगठन था उसी के अंतर्गत आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है। आसियान क्षेत्रीय मंच जो कि इसकी स्थापना कब होती है? 1994 को होती है। 1994 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो उद्देश्य क्या था? आसियान देशों को सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अपन ये कह सकते हैं कि आसियान में जितने भी प्रकार की सुरक्षा से रिलेटेड बातें होती है वो सभी किसमें है? आसियान क्षेत्रीय मंच के तहत होती है। इसकी स्थापना 1994 की होती है। जैसे भारत का पड़ोसी देश है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है कि चाउ एन लाय के द्वारा 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पास किया गया था। क्योंकि चीन में बंद अर्थव्यवस्था थी पहले, उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ सुधार हुआ, चीन की क्रांति होती है। उसके बाद चाउ एन लाय के द्वारा 1973 में 4 जो क्षेत्र थे उसको उसमें आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पास किया गया था, मॉडर्न बनाया गया था उसको। कृषि के क्षेत्र को, उद्योग के क्षेत्र को, सेना के क्षेत्र को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को। और जिस देश में कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा जो देश, वो तेजी से ग्रोथ करेगा। तो चाउ एन लाय के द्वारा 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पास किया गया था। अब अपन कुछ जापान की सत्ता के नए केंद्र के रूप में जो देखा जा रहा है उभरते हुए अर्थव्यवस्थाएं जापान भी, उसके बारे में कुछ विशेषता देख लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। एशिया महाद्वीप में छोटा सा देश है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, अमेरिका के द्वारा। तो एकमात्र ऐसा देश है वो। और जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग का हमेशा के लिए नाश कर दिया गया है या त्याग कर दिया गया है। क्योंकि जब अमेरिका के द्वारा उस पर परमाणु बम गिराए गए थे, वहाँ से उन पर उनके द्वारा एक समझौता हो जाता है अमेरिका के और जापान के मध्य कि अब उनके जितनी भी रक्षा के मामले हैं उन सबको अमेरिका देखता है। सत्ता के जापान के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है जापान को, क्योंकि जापान तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जापान G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश है। जापान के पास अपने प्राकृतिक संसाधन काफी कम है और कच्चे मालों का क्या करता है? आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगवाता है। परंतु उसके बावजूद भी उसके पास उच्च प्रौद्योगिकी है उत्पादन करने का हिस्सा है। जैसे सोनी कंपनी है, पैनासोनिक, होंडा है, सुजुकी है, ये प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है। और 1964 में जापान OECD का सदस्य भी बन गया था। तो 1964 में जापान किसका सदस्य बन गया था?
OECD का सदस्य बन गया था। जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए और आबादी के लिहाज से जापान का स्थान 11वां है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका जो बजट देने का जो अंशदान है ना, वो कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि प्रथम तो अमेरिका है जो कि सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में अंशदान करता है, बजट का दान किया करता है। और उसके बाद में और ये दूसरे नंबर का देश है कौन सा, जापान। क्योंकि इसके इसकी जो अधिकतर बजट है, इसका अधिकतर जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए खर्च होता है। जो सत्ता के समकालीन केंद्रों की जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। बाकी जो इस चैप्टर की संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको बुक्स में से देखिए और नोट्स पढ़िए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।